हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 वेक्टर की एक्सरसाइज 10.3 हमारी चल रही है। लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था, उसके साथ में दो तीन क्वेश्चंस भी कराए थे। आज ये वेक्टर का पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन करना है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन करा दिए थे। अब देखिए एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ऑन द वेक्टर दिस। ऑन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक जो पहला वेक्टर है उस पहले वेक्टर को मैंने ए वेक्टर बोल दिया। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई माइनस जे। दूसरा वेक्टर है बी आई प्लस जे। अब आपको ये याद रखना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी। ए वेक्टर ऑन बी बोले तो ऑन वाले जो क्वांटिटी आएगी उसको नीचे लिखते हैं। अगर ए वेक्टर ऊपर तो सेम रहेगा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ऑन बी का मतलब नीचे वाला आ जाएगा ऑन बी, यानी ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालना है, ऑन बी निकालना है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स अपॉन में ए वेक्टर। तो आप ये ध्यान रखिए, जब भी प्रोजेक्शन वर्ड आए तो प्रोजेक्शन में ये याद रखना है कि ए वेक्टर का किस पर, तो इसको मैंने ए और बी नाम दिया। कभी ऐसा हो जाए एग्जाम में कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर बोले तो नीचे मॉड ऑफ ए वेक्टर आएगा। ये फॉर्मूला आपको इस तरह से याद रखना है। प्रोजेक्शन का मतलब है कोई चीज़ आप ऊपर प्रोजेक्ट करते हो, फेंकते हो तो कहाँ गिरता है। आपने पूछा है कि ए को प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट करने पर वो कहाँ गिरा? बी पर गिरा, ऑन बी वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इस तरह से बोला जाता है। तो ये क्वेश्चंस मैंने केवल फॉर्मूला लिख दिया है, वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करना है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लीजिए ध्यान से। आपको इन्होंने बोला है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तीन वेक्टर दे रखे, ओके। और तीनों वेक्टर को करना क्या है? क्वेश्चन में बोला है कि आपको ये बताना है कि सबसे पहले इन तीनों वेक्टर को जो है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक जैसे हैं, इसलिए थर्ड के बाद मैंने फोर्थ नहीं करा है, फोर्थ आप करेंगे। 5th क्वेश्चन बोला शो दैट ईच वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब इसकी लेंथ हमेशा 1 आना चाहिए। यूनिट यानी ऐसा वेक्टर जिसकी मॉडुलस, जिसका लेंथ 1 हो, मॉडुलस 1 हो। तो हम क्या करेंगे, पहले मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे। मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे। मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू आई 1, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर। यूनिट जिसकी लेंथ 1 हो उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालने के बाद सिमिलरली मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये मैंने किया नहीं, मैंने एक करके बता दिया और दूसरा आपको काम करने के लिए दिया है कि सिमिलरली मॉड बी निकालेंगे, ओ भी 1 आएगा, मॉड सी निकालेंगे, ओ भी 1 आ जाएगा। इससे मालूम पड़ा कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर है। तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसकी लेंथ 1 हो, जिसकी लंबाई 1 हो, उसे यूनिट यानी इकाई, सदिश इकाई यानी जिसकी लंबाई 1 होती है। तो जिसकी लंबाई 1 होती है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब देखें आगे क्या पूछा है इन्होंने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब कि डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। तो हम पहले ए डॉट बी निकालेंगे, बी डॉट सी निकालेंगे, सी डॉट ए निकालेंगे। तीनों की वैल्यू, ए डॉट बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब ए बी पर परपेंडिकुलर है। ए बी पे परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है ए डॉट बी इज इक्वल 0। मैं अभी आपको प्रूफ करके देता हूँ कि परपेंडिकुलर कंडीशन, लास्ट वीडियो में मैंने परपेंडिकुलर कंडीशन नहीं बताई थी, अभी बता देता हूँ कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। कैसे होता है ये आपने नोट कर लिया होगा बोर्ड वाला, इसे हटा रहा हूँ मैं, इसको प्रूफ करके दे रहा हूँ मैं कि सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 हो तो परपेंडिकुलर कैसे होते हैं। तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन है आपको डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन मालूम है, ए बी कॉस थीटा, ठीक। अगर ये वेक्टर, अभी तक हम ऐसा डायग्राम बना देते हैं कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसके बीच में एंगल थीटा बनना है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर ऐसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ए वेक्टर और ये हो जाएगा बी वेक्टर। इसके बीच का एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। अब इसको प्रूफ करना है तो देखिए जरा, ए वेक्टर डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस 90 डिग्री। तो ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए इंटू बी कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो, जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है उसे हम परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी यही कहा था, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे
और आंसर क्या आना चाहिए? 0। अगर आंसर 0 आता है तो जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। यही परपेंडिकुलर कंडीशन एक और है। क्वेश्चन नंबर देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 क्वेश्चन में देखिए, शो दैट द वेक्टर्स, एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आप देखते जाइए एनसीईआरटी बुक में। यस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी, देखिए बोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, शो दैट द वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस के कॉमा i माइनस 3j, मिल गया होगा सबको, पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ। फॉर्म ए वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ना 90 डिग्री, इसी से रिलेटेड है इसलिए मैंने कहा राइट एंगल है ना 90 डिग्री, वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ए वेक्टर नाम दे देंगे, स्मॉल ए। किसको ए वेक्टर स्मॉल ए बोलेंगे? 2i माइनस जे प्लस के, इसको ए वेक्टर बोलेंगे। दूसरे को बी, तीसरे को सी नाम देंगे। फिर क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे, बी डॉट सी निकालेंगे, सी डॉट, इन तीनों में से कोई ना कोई एक जीरो आएगा। जीरो आएगा इसका मतलब वो दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगे, तीनों में से कोई एक जीरो आएगा, इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है। डॉट प्रोडक्ट जीरो हो, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो इसलिए इसी से लिंक में ये क्वेश्चन समझा दिया मैंने आपको कि इस क्वेश्चन में क्या करना था। चलिए आगे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर ये आपने 17 की भी हिंट आपको दे दी मैंने, 17 को एक बार फिर से बोल देता हूँ। तीनों वेक्टर है, स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर, स्मॉल सी वेक्टर लेंगे और इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? जीरो। तीनों के तीनों जीरो नहीं आएंगे भाई, तीनों में से एक जीरो आएगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में राइट एंगल कितने होते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसका दूसरा एक और तरीका है, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि सम ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को जोड़ दो, ए और बी को जोड़ो। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ेंगे और सी वेक्टर आ जाए तो आप क्या बोलेंगे? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। पर कन्फर्मेशन हमेशा डॉट प्रोडक्ट से होता है। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो ट्रायंगल्स, इसका मतलब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी ऑब्जेक्टिव है, इसको भी हाथों हाथ फिनिश कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है, इफ ए वेक्टर इज नॉन जीरो वेक्टर। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। केवल ऑब्जेक्टिव का आंसर नहीं लिखना है, हमें ऑब्जेक्टिव का आंसर किस तरह से आया है वो भी पता होना चाहिए। केवल इसका आंसर ए है ना बी है सी है, ऐसा लिखने से काम नहीं चलता है। ध्यान दीजिए क्या बोला है इन्होंने, ए वेक्टर इज नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए। ओके, लेमड़ा इज नॉन जीरो स्केलर, देन लेमड़ा ए इज यूनिट वेक्टर। लेमड़ा ए की जो लेंथ है वो यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू 1 आने वाली है। लेमड़ा ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, तो इसे लिख देंगे मॉड ऑफ लेमड़ा, मॉड ऑफ लेमड़ा ए इज इक्वल्स टू 1। इसे लेमड़ा मॉड ऑफ लेमड़ा इज इक्वल्स टू 1, तो ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमड़ा। ए वेक्टर के मॉड को ए भी बोलते हैं, 1 अपॉन लेमड़ा। बताइए ये आंसर किस में है? बताया था मैंने ए, बार बार बोल रहा हूँ, ए इज नॉट इक्वल्स टू ए वेक्टर बट ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर। भूलना मत, हर बार बता रहा हूँ मैं आपको, बार बार छोटी छोटी चीज़ें। ए वेक्टर के बराबर नहीं होता है, बट ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर, तो इस मॉड ऑफ ए वेक्टर की जगह हम ए लिख सकते हैं। अब 4 ऑप्शन में से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन है। आई थिंक ये आंसर डी होगा, डी पे आप टिक कर लीजिए, डी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। डी आंसर सही आंसर है इसका। ओके यस, इस तरह से आगे चलते हैं। ध्यान देते आगे। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 18 से 16, 17, ये 16 क्वेश्चन ही बता देते हैं, 16, 15 सब क्वेश्चन एक जैसे ही है। थोड़ा सा आपको सॉल्व एग्जाम्पल देखना पड़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक जो इंट्रोडक्शन दे रखा है मैंने आपको उसको अच्छे से प्रॉपरली सॉल्व करें। बेसिक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखें अच्छे से, फिर उसके सॉल्व एग्जाम्पल करें। सॉल्व एग्जाम्पल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सरसाइज। इसके पहले के जितने सॉल्व एग्जाम, टोटल सॉल्व एग्जाम्पल 21 सॉल्व एग्जाम्पल, 21 सॉल्व एग्जाम्पल है। तो सॉल्व एग्जाम्पल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्सरसाइज। तो सॉल्व एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर 2 वीडियो के बाद में बताता हूँ मैं आपको।
इसलिए क्या कि आपको ये याद आ जाए कि हम सॉल्व एग्जाम्पल को छोड़े नहीं, सॉल्व एग्जाम्पल ज़रूर करें। वो सॉल्व एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई डाउट्स होते हैं तो स्कूल में आकर पूछें, स्कूल में उसका सॉल्यूशन करवा लीजिए। क्योंकि व्हाट्सएप पे आप पूछते हैं तो एकदम इतना क्लियर नहीं होता है, आप सामने होंगे तो जल्दी समझ में आएगा कि इस सॉल्व एग्जाम्पल में क्या करना है। तो ट्राई कीजिए कि आप फिजिकली प्रेजेंट रहकर पूछेंगे तो बेटर रहेगा, तो आपके डाउट जल्दी क्लियर हो जाएंगे। चलिए चलिए क्या बोला है क्वेश्चन, क्या चल रहा था अपना क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्वेश्चन को भी निपटा देते हैं। शो दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दे रखे हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लें, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। पॉइंट दे रखे हैं इन्होंने, ए के हैं 1 to 7, तो 1 यानी 1 2 7 ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2 6 3, 2 6 3, ओके 2 6 3। फिर सी के क्या है 3 10 -1, 3 10 -1, 3 10 -1, ये सारे पोजीशन वेक्टर निकाल लिए। अब आप क्या करेंगे, पहले निकालेंगे ए बी वैक्टर इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस करना, मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, आप प्रॉपर बी के नीचे बी की वैल्यू रखेंगे, ए के नीचे ए की वैल्यू रखेंगे, उसको माइनस करेंगे। पर यहाँ पर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको प्रॉपर करके देखना है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी आई प्लस 4j, आई प्लस 4j माइनस 4k। बी में से ए को माइनस करके दिखा दिया, 2 में से 1 गया, ये गया, ये गया, तो डायरेक्ट माइनस कर दिया, आपको प्रॉपर करना है। अब हम निकालेंगे ए सी वैक्टर, ए सी पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, सी माइनस ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस सी क्या है यार, सी 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 बता दे 2, 3i में से गए तो 2i, ओके। फिर क्या बचा, कितना हो जाएगा 8j, और ये कितना हो जाएगा -7 -8k। तो देखिए ए सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसमें से क्या 2 कॉमन आ जाएगा, ए सी वेक्टर 2 कॉमन, तो कितना हो जाएगा i प्लस 4j माइनस 4k। तो ए सी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए सी वेक्टर इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर। ए सी वेक्टर कब आएगा, जब ए बी का हम 2 टाइम्स करेंगे, वेरी सिंपल, ये ए बी है, ठीक है, इस ए बी का डबल करेंगे, ए बी का डबल किया तो क्या क्या मिला आपको, ए सी। तो ए बी ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो ए सी कब आएगा, जब ए बी का ट्वाइस करेंगे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ए सी का हाफ करेंगे तो ए बी आ जाएगा। तो देख लीजिए बी इज ए मिड पॉइंट, तो बी मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी सी क्या होगा, कोलिनियर। तो कोलिनियर की कंडीशन है कि स्केलर जो है एक दूसरे के मल्टीपल टाइम्स होते हैं। तो कोई भी 2 वेक्टर्स एक दूसरे के मल्टीपल टाइम्स होते हैं। तो इस तरह से आपको पोजीशन क्वेश्चन नंबर 16 भी एक्सप्लेन कर दे कि दोनों मल्टीपल टाइम्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। यस सर, अगर हमने ए बी और ए सी निकाला, हम बी सी निकाला तो भी आएगा आंसर, क्यों नहीं आएगा आंसर। आप ए बी बी सी और ए सी में से कोई भी 2 निकालिए, एक दूसरे से रिलेटेड आएंगे। सर अगर हमने ए बी भी निकाल लिया, बी सी भी निकाल लिया, ए सी भी निकाल, हम क्या करेंगे, अरे बहुत सिंपल है, कोलिनियर कंडीशन है, सम ऑफ 2 साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड। अगर 2 साइड को जोड़ो तीसरी साइड के बराबर आ जाए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कोलिनियर है। ये हमने पढ़ा था 11th क्लास में भी। तो कोलिनियर की बहुत सारी कंडीशन जो आप अप्रोप्रिएट लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो इसी तरह से आगे चलते हैं। क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, ये 16 हो गया, 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। 15वें क्वेश्चन में आपको बोला है कि ए बी सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, 16 था, 15 क्वेश्चन बता देता हूँ।
15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, पॉइंट्स बता दीजिए, फिर मैं बोर्ड पे पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉइंट्स है इसके 1 2 3 पॉइंट है, तो हो गया I प्लस 2J प्लस 3K 1 2 3। ओके 1 2 3 ये तीनों पॉइंट हो गए। ओके आगे क्या बोला है, दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है 1 2 3, तो ये हो गए। फिर -1 0 0 -1 0 0 -1 0 0। ओके फिर C का पोजीशन वेक्टर भी दे रखा है, C का है 0 1 2 0 1 2, तो ये हो गया 0 1 और 2 0 1 2। ओके 0 1 2। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। अब इन्होंने कहा है कि आपको ABC एंगल निकालना है, ABC एंगल निकालना है। फाइंड एंगल ABC, फाइंड एंगल ABC, ऐसा ही बोल सकते हैं फाइंड एंगल B। आपको एंगल B भी फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। वेरी सिंपल, क्या करना है, कैसे करना है, पूरी रूट में बता देता हूँ मैं। ये A है, ये A हो गया, ये B, ये C। जो भी एंगल निकालना हो, जो भी एंगल निकालना हो, उससे जाने वाली दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स यानी को इनिशियल वेक्टर्स आपको फाइंड आउट करना है। को इनिशियल वेक्टर जैसे B, तो B के को इनिशियल वेक्टर कौन सा, BA और BC। को इनिशियल जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो उसे को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, BA वेक्टर निकालना पड़ेगा। BA वेक्टर इज इक्वल्स टू पोजिशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ B। ओके फिर निकालना पड़ेगा आपको BC वेक्टर निकालिए, मैंने छोड़ दिया जगह आपके लिए, आप सॉल्व करते रहेंगे। BC वेक्टर निकालें, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो याद रखिए जो भी एंगल निकालना, यहाँ पे आपको क्या बोला है, B एंगल निकालना है। B एंगल निकालना है, इसका मतलब क्या है, तो B से रिलेटेड वाली दोनों आपको साइड्स फाइंड आउट करना है। तो दोनों साइड कौन कौन सी हो गई, एक हो गया BA और एक हो गया BC। कभी एंगल A पूछे तो AB और AC निकालेंगे, एंगल C पूछे तो CB और CA निकालेंगे। जो भी एंगल पूछे उसकी को इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, उससे जाने वाले दोनों वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले BA वेक्टर निकालेंगे। BA वेक्टर में पोजीशन वेक्टर ऑफ A फाइनल माइनस इनिशियल, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A में से B को माइनस करना है। A में से B को माइनस करेंगे, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, हो जाएगा 2I प्लस 2J प्लस 3K, माइनस करके देख लीजिएगा। ओके अब आपको चाहिए AC चाहिए, तो AC में क्या लिखा है, सॉरी BC चाहिए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस B, C में से B को माइनस करना, C है, C में से B को माइनस करेंगे, हो जाएगा I प्लस J प्लस 2K, I प्लस J प्लस 2K। मैंने डायरेक्ट बता दिया, आप करके देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मुझे सामने दिख रहा है इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या करेंगे सर, इसके बाद क्या करेंगे, चलो सर BA निकाल लिया, BC निकाल लिया, ठीक है, BA हो गया, BC हो गया, अब करेंगे क्या, वेरी सिंपल, आपको बताया गया है। क्या बताया है इसको, आपको ये बताया गया है कि अगर ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल्स टू AB कॉस थीटा। बताया आपको, बहुत बढ़िया। इसके बीच का एंगल फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला बताया। अब इन दोनों के बीच का एंगल B है, ठीक है, ये लिख लिया हो तो हटा देता हूँ मैं ऊपर, तो डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूँ ऊपर बोर्ड पर, प्रॉपरली लिख देता हूँ कि करना क्या है। बोर्ड पर देखिए, तो इससे आपको मालूम पड़ गया कि A वेक्टर और B वेक्टर और थीटा है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल निकाला, B एंगल है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी cos B इज इक्वल्स टू BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ BA वेक्टर मॉड ऑफ BC वेक्टर। सेम चीज़ है, क्या करा मैंने, कुछ भी नहीं किया। यही चीज़ आप इधर लिखते थे, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ है मॉड ऑफ B, ऐसा लिखते थे आप, इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। इसको नीचे लिया है आप, ऐसा कैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया।
तो कॉस बी का फॉर्मूला लगा दे। सर कॉस बी ही क्यों निकाला हमने, क्वेश्चन में एंगल बी बोला है, एंगल बी का कोसाइन निकालेंगे कॉस बी, और आखिरी में जब बी एंगल आएगा तो उस बी एंगल को कॉस इनवर्स करके एक्सटेंड करके लिख देंगे कि उसकी वैल्यू कॉस इनवर्स होती है, तो कॉस इनवर्स में उसको ऐसा लिखा जाएगा। तो इस तरह से ही अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसका 2-3 बार अच्छे से रिवीजन करेंगे। ये था अपना स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, कितने सारे नाम है इसके, एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। ठीक है, कम से कम वीडियो को 2-3 बार देखें, सॉल्व करें, कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।